दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर के सब्जेक्ट पे मैं हूं। यूनिट थर्ड अपन देख रहे हैं। यूनिट थर्ड अपन डिटेल वीडियोस ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड यूनिट के ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब अपन थर्ड यूनिट पे आ गए हैं। जल्दी से थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी आपने अभी तक बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा तो अपन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब कंज्यूमर की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, मींस के कंज्यूमर आया, अब यहां पर वैसे तो बायर डिसीजन मेकिंग करता है कि उसको प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन अपने सब्जेक्ट का नाम कंज्यूमर बिहेवियर है इसलिए अपन कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर बायर, कस्टमर और कंज्यूमर तीनों एक ही है, इसलिए अपन को याद रखना है यहां पे कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कि मैं मिस्टर पिंटू को कोई चीज बाय करनी है, मिस्टर पिंटू को कोई चीज बाय करनी है तो अब उसकी प्रोसेस क्या क्या होगी। सबसे पहले बाय करने से पहले जैसे हम करते हैं वैसे ही हमारा मिस्टर पिंटू भी करते हैं। क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी नीड आती है तभी हम वो प्रोडक्ट बाय करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे को नीड ही नहीं है और बाय कर लेते हैं, ऐसा देखने को तो मिलता है। लेकिन वो नीड अब हो सकता है कि फिजिकल एक्चुअल नीड हो या कह सकते हैं इमेजिनरी नीड। इमेजिनरी नीड का मतलब कि हमको वो चीज़ की आवश्यकता नहीं है लेकिन पड़ोसी ले आया इसलिए अपन भी ले आए, है ना। तो नीड होनी चाहिए। तो सबसे पहले कोई प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे वही है कि नीड का रिकॉग्निशन करना। अब कंज्यूमर कैसे परचेस करेगा उसकी प्रोसेस अपन देख रहे हैं, है ना, कि वो प्रोडक्ट कैसे चूज करेगा, अल्टरनेटिव चेक करेगा अपने बजट के अकॉर्डिंग और परचेस का डिसीजन लेगा। और पोस्ट आफ्टर सेल सर्विसेज में अपने ब्रांड की जो लॉयल्टी है या ब्रांड की इमेज है या पोजीशनिंग है वो डिसाइड करता है। तो सबसे पहले कंज्यूमर की प्रोसेस के अंदर, कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस के अंदर पहला पॉइंट आता है नीड रिकॉग्निशन। उसको नीड होगी कि मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना है, मेरे को मोबाइल खरीदना है, मेरे को गाड़ी खरीदनी है, मेरे को कार खरीदनी है, मेरे को बाइक खरीदनी है, मेरे को स्कूटी खरीदनी है, कोई भी एक नीड हो सकती है। मुझे कपड़े खरीदने उसके लिए नीड हो सकती है। भूख लग सकती है तो अपन को फूड की आवश्यकता हो सकती है। फिर अपन इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे। सबसे पहले नीड आ गया, उसके बाद अपन इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे कौन से ब्रांड्स की। अब मान लेते हैं अपन स्कूटी के ऊपर बात करते हैं, कौन सी स्कूटीज अवेलेबल है मार्केट में। एक्टिवा है, जुपिटर है, यामा की है, एन नंबर्स ऑफ स्कूटीज अवेलेबल है। सेकेंड अपन उसके अंदर अल्टरनेट को चेक करेंगे। अल्टरनेट को चेक करने का मतलब कि वो स्कूटी अपने कौन से अपन को मॉडल अच्छा लग रहा है, क्या बजट के अकॉर्डिंग चल रही है, कितना माइलेज दे रही है, ये सारी चीज़ें अपन उसके अंदर चेक करेंगे। यही हर नॉर्मल प्रोडक्ट में किया जाएगा। फिर अल्टरनेटिव चेक करने के बाद अपन उसमें परचेसिंग डिसीजन लेंगे। परचेसिंग डिसीजन लेने के बाद हमने वो प्रोडक्ट बाय कर लिया। प्रोडक्ट बाय करने के बाद पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर का मतलब कि हमको वो प्रोडक्ट जो है वो कैसा लगा, उसकी लॉयल्टी कैसी लगी, उसकी सर्विसेज कैसी लगी, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये 5 पॉइंट है जो किसके अंदर आते हैं, कंज्यूमर की बाइंग के प्रोसेस के अंदर आते हैं कि कंज्यूमर की बाइंग की प्रोसेस क्या है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कंज्यूमर की बाइंग की प्रोसेस में पढ़ते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। देखो पांचों अगर याद भी नहीं हुए तो अभी याद भी करा देता हूं आपको। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। नीड होने के बाद अपन नॉलेज, इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। इंफॉर्मेशन के बाद अपन उनको अल्टरनेटिव्स को चेक करेंगे। चेक करने के बाद अपन डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेने के बाद अपन पोस्ट परचेज बिहेवियर यानी कि उसकी अपन पोजिशनिंग कर देंगे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट खराब है, हमने दोस्त को रिकमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, जो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन है अपना फर्स्ट पॉइंट, वही डिटेल में होगी अपने यूनिट में फर्दर एक्सप्लेन करा है। ये प्रॉब्लम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। एक तो रूटीन जैसे कि जो किराने का आइटम है जिसको FMCG प्रोडक्ट बोलते हैं, फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स, FMCG किराने का आइटम, वो अपन को पता ही है कि एक रूटीन के अंदर अपन को वो डिसीजन लेना होता है, परचेस करना होता है। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग यानी ओकेजन, होली दिवाली पटाखे लाए, कलर लाए, वो होली दिवाली ईद आई तो अपन को एक लिमिटेड डिसीजन मेकिंग हुई कि किसी ओकेजन पे अपन कोई डिसीजन ले रहे हैं। एक्सटेंसिव एक डिसीजन मेकिंग। अब एक्सटेंसिव में क्या आता है, जब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है जो हम लाइफ टाइम में एक बार खरीद रहे हैं, हो सकता है वो कार हो सकती है, हो सकता है अपना घर हो सकता है, जिसमें अपन थोरोली एक्सरसाइज करते हैं कि कहाँ लोकेशन में बेस्ट हाउस अवेलेबल है, फ्लैट अवेलेबल है, विला अवेलेबल है, क्या बजट रहने वाला है, लोन कितना मिलने वाला है, कौन कौन सी लोकेशन पे, हमको किस लोकेशन पे चाहिए, या कार के ऊपर भी बहुत सारे लोग इस पे एम्फेसिस करते हैं।
ठीक है। इसके बाद प्री परचेज सर्च इन्फ्लुएंस। अब ये वाली जो पॉइंट है वही जो डिटेल 5 पॉइंट थे उनको आगे मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि बुक के अंदर भी अपना ऐसे ही दिया हुआ है। प्री परचेज सर्च इन्फ्लुएंस का मतलब कि अपन चेक कर रहे होते हैं कि या कोई उसके ऊपर वीडियोस अपन को अवेलेबल मिल जाता है, या यूट्यूब पे अपन को कोई डिटेल मिल गई, या गूगल पे अपन सर्च कर ली, चैट जीपीटी से अपन ने पूछ ली, तो ये प्री परचेज सर्च इन्फ्लुएंस हो गया कि ये प्रोडक्ट बढ़िया है, इसके रिव्यू बढ़िया है, अपन इसको कर सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन सर्च के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ द मार्केट है ना, कि कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन सी वेराइटी अवेलेबल है उसको सर्च कर रहे हैं। अब इसमें इंटरनल सर्च है और एक्सटर्नल सर्च है। इंटरनल सर्च का मतलब है कि हम ऑलरेडी जानते हैं जो हमारे दिमाग में चल रहा है। जैसे अगर मेरे को फ़ोन लेना है तो मैंने सोचा कि ओप्पो, वीवो, आसूस और अपन कह सकते हैं सैमसंग का फ़ोन, ठीक है। अब नोकिया का भी अपन कह सकते हैं, हाँ, लेकिन अब फिर मार्केट में आया सॉरी कि मोटरोला भी आ गया है, तो वो एक्सटर्नल सर्च में आया, क्योंकि मेरे को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैंने आउटसाइड हेल्प ली। मैं दुकान पे गया तो उसने मेरे को बताया सर मोटरोला वापस से आ गया है, नोकिया भी वापस से आ गया है मार्केट के अंदर, आप ये देखिए 2 और चाइनीज़ कंपनी के फ़ोन आ गए मार्केट के अंदर, है ना। तो आप एक्सटर्नल सर्च में आ गए, ठीक है। अब अल्टरनेट किया अपन ने, इवेल्यूएट किया, मीन्स के बेसिकली जो अपन के पास अल्टरनेटिव आए उनको अपन ने इवेल्यूएट किया कि कौन से हमारे बजट के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग, चॉइस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। वही 5 पॉइंट अपन को थोड़ली और डिस्कस करना है। फिर अपन ने क्या करा, आउटलेट सिलेक्शन, मीन्स कि अपन ने डिसीजन ले लिया कि ये वाला मोबाइल लेना है, इस ब्रांड का लेना है, इतने रुपए का है और हम ये परचेस कर सकते हैं। यूजुअली ये प्रोसेस है ना प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। हम ये सोचते हैं कि ये प्रोसेस इनकम के ऊपर भी डिपेंड करती है, इनकम और प्रोडक्ट दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। अब फर्स्ट तो मैं प्रोडक्ट की प्राइस से लेके, हमको लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो उसकी प्राइस देख के लेते हैं, ऐसा अपन को समझते हैं, और अधिकतर बुक्स के अंदर इसके ऊपर एम्फेसिस किया गया है। लेकिन वास्तविकता में जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं वो हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हम खरीदते हैं। किसके अकॉर्डिंग खरीदते हैं? इनकम के अकॉर्डिंग। बात सुनने में थोड़ी सी अलग लगेगी, लेकिन बात यही सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया और मेरे को एक बात काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि अपन ये सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है। क्या आपने ये बात तो यूजुअली बहुत सुनी होगी, कभी अपन दोस्तों के साथ भी बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है ना, और ये प्रोडक्ट बहुत चीप है। चीप का मतलब तो यहाँ पे घटिया ही हो गया, लेकिन चीप का मतलब ऐसे सस्ता होता है। तो ये प्रोडक्ट बहुत फ्रेंडली है, इस पे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट ऐसा है। तो हम प्राइस के ऊपर एम्फेसिस होते हैं, लेकिन महंगाई वगैरह ये सारी आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। जो प्रोडक्ट मेरे लिए महंगा हो सकता है वो आपके लिए सस्ता हो, और जो प्रोडक्ट आपके लिए सस्ता हो सकता है वो हो सकता है किसी और के लिए और भी ज़्यादा सस्ता हो। समझिए, फॉर एन एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझते हैं। एक व्यक्ति है मिस्टर पिंटू, उसकी जो मंथली इनकम है वो है 20,000 रुपीज़। कितनी है? 20,000 रुपीज़। और मिस्टर जो चिंटू है, इनकी मंथली इनकम जो है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये लाइफ का लेसन है, यहाँ पर आया तो अपन इसको समझा लेते हैं। मिस्टर चिंटू है, इनकी जो मंथली इनकम है वो मान लेते हैं अपन 3 लाख रुपीज़ है। कितनी है? 3 लाख रुपीज़। अब इनके एक्सपेंसेस इनके 3 लाख रुपीज़ के अकॉर्डिंग मेंटेन होंगे, इनकी लाइफस्टाइल इसके अकॉर्डिंग मेंटेन होगी, और मिस्टर पिंटू के 20,000 रुपये के अकॉर्डिंग मेंटेन होगी। जब ये कोई प्रोडक्ट लेने के लिए गए, मान लेते हैं ये दोनों गए आरओ की शॉप के ऊपर, है ना, आरओ फिल्टर, अपन ने सोचा कि भैया पानी की ज़रूरत है दोनों को। तो ये मिस्टर पिंटू जब शॉप पर गए तो इनको लगा 6,000 का आरओ है ना, असेंबल वाला, और मिस्टर पिंटू और चिंटू दोनों एक ही शॉप पे गए। अब मिस्टर पिंटू को क्या लगेगा? 25% ऑफ माई इनकम, यानी कि 5,000 से भी ज़्यादा है, 25% इनकी इनकम से भी ज़्यादा है, तो बहुत महंगा आ रहा है, मुझे तो सस्ता देखना चाहिए। जबकि मिस्टर चिंटू क्या सोचेंगे? अरे भैया थोड़ी और अच्छा अपर में दिखाओ, 15-20 हज़ार का दिखाओ, प्रोडक्ट और क्वालिटी हाई करो। यानी प्राइस से अपन ने क्या कंपेयर करा कि क्वालिटी लो होगी, ठीक है। तो इनके लिए वो प्रोडक्ट सस्ता है और मिस्टर पिंटू के लिए प्रोडक्ट महंगा है। तो यहाँ पर प्राइस नहीं है, आपकी इनकम है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते गए हैं कि खर्चों से ज़्यादा आप इनकम के ऊपर एम्फेसिस करिए, इनकम के ऊपर। खर्चे तो कम करिए, है ना, खर्चे तो बचत के ऊपर प्रोत्साहन करिए, सेविंग के ऊपर इंक्रीमेंट करिए, लेकिन अपनी इनकम के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इनकम बढ़ेगी तो महंगाई ऑटोमेटिकली कम होना शुरू होगी। एक्चुअल में हो नहीं रही, लेकिन आपकी अगर देखिए 3 लाख रुपीज़ इनकम है तो यू कैन अफोर्ड, और 20,000 है तो अब आपको दिक्कत आएगी। तो जो हम ये डिसीजन ले रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस का डिसीजन ले रहे हैं, ये हमारे प्राइस के ऊपर, तो और हर जगह बुक के ऊपर किसके ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है? प्राइस के ऊपर। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है बिहाइंड द सीन?
इनकम के ऊपर होता है। हमने डिसीजन लिया, परचेज डिसीजन, हमने वो प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर प्राइस में एक पर्टिकुलर प्लेस से बाय कर लिया और फिर हमारा एक पोस्ट परचेज बिहेवियर हुआ कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा था, ये प्रोडक्ट काफ़ी ख़राब था, नॉर्मल प्रोडक्ट है, हम इसको रिकमेंड कर सकते हैं, हम इसको रिकमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम रिकमेंड कर पाते हैं, बहुत सी चीज़ें हम रिकमेंड नहीं कर पाते। फ़ोन के अंदर भी होता है, हमको उसको कैमरा अच्छा लगा, बैटरी लाइफ अच्छी लगी तो हम रिकमेंड कर देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगा तो हम नहीं करते हैं। यही उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है। अब सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस, ये एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, यहाँ पर वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस। सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस वो होते हैं डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर वो फैक्टर्स जो ओकेजनली भी नहीं कह सकते, कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमर्ज हुए हो। लाइक के एकदम से किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो उसको फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है, क्यों? सिचुएशन हुई, उस समय उसको इतना पानी नहीं चाहिए था लेकिन आग लग गई तो पानी आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से लाइफ के अंदर हम भी, जैसे कि एग्जाम देने जाना है तो नए पेन की आवश्यकता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए उनकी आवश्यकता है, स्केल की आवश्यकता है, तो ये सारे सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। सिचुएशनल इन्फ्लुएंस हमारी पर्सनैलिटी को नहीं बताते कि हमको ये प्रोडक्ट पसंद है या नहीं पसंद है। जैसे कि एक व्यक्ति है, मैं तो केवल पार्कर से ही लिखता हूँ, मार्कर नहीं पार्कर से ही लिखता हूँ, पार्कर पेन। सर मेरे को पार्कर पेन ही बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैंक में गया, तुरंत चेक साइन करना था या वो डिमांड ड्राफ्ट भरना था या विड्रॉल फॉर्म भरना था, उसके पास पार्कर पेन नहीं, तो वहाँ पड़ोसी से उसने पेन जो किया वो बोरो किया, लिखा। उस समय वो उसने पार्कर के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं किया, उसने कहा भैया ये पेन है, खरीदना है, हाँ खरीद लो, उधार लेना है उधार ले लो। वो क्या हुआ? सिचुएशनल इन्फ्लुएंसेस हुआ, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये एक्चुअल नेचर नहीं बताते कि कंज्यूमर का माइंड क्या है, लेकिन ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वो प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं। अब ये फिजिकल सराउंडिंग हो सकता है, सोशल सराउंडिंग, टाइम हो सकता है ना। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है कि एक डाउट होता है कि ये मैं प्रोडक्ट बाय करूंगा तो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। ये कंपनी इसलिए इसके ऊपर एम्फेसिस करती है, ये जितना कम होगा इतना कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, ये जितना कम होगा उतना कंपनी की क्या बढ़ेगी? सेल्स बढ़ेगी। कैसे? कॉग्निटिव डिसीजन का मतलब होता है बेसिकली डाउट इन माय माइंड कि ये प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है, मेरे को जरूरत है नहीं है, ये चलेगा नहीं चलेगा, ये सारा होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। इज अ फीलिंग अ डाउट ऑफ डिस्कंफर्ट दैट अ कंज्यूमर में एक्सपीरियंस। अभी एक्सपीरियंस किया नहीं है क्योंकि उसने डिसीजन लिया नहीं है, मैं एक्सपीरियंस आफ्टर मेकिंग अ परचेज। तो ये जितना कम होगा सेल्स उतनी बढ़ेगी और ये जितना ज़्यादा होगा। नए प्रोडक्ट में क्या होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, हमको पता नहीं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा जब तक हम उसको यूज़ नहीं करते। एक कंपनी है लाइफ लॉन्ग, है ना, पहले ऑटोमोबाइल कंपनी थी, अब वो थोड़ा सा पंखे वंखे ने मिक्सर जूसर बनाने लगी। तो मैं काफ़ी समय से पहले से उसको टच में था, हम स्टडी करते थे, शेयर मार्केट भी उसका देखते थे। तो लाइफ लॉन्ग कंपनी ने जैसे ही अपना मिक्सर जूसर लॉन्च किया तो मैंने उसका मिक्सर जूसर परचेस कर दिया। पर घर वाले बोले अरे अपन को तो फिलिप्स का लाना था, हैवेल्स का लाना था, ये तो 50% चीप भी है, ये चलेगा नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कंपनी पुरानी है, प्रोडक्ट नया है, अपन ले सकते हैं। तो वो क्या हुआ, उनके लिए क्या था? कॉग्निटिव डिसोनेंस काफ़ी हाई था क्योंकि नया प्रोडक्ट था, है ना। मेरे लिए कंपनी पुरानी थी, इसलिए मेरे को क्या लगता था लाइफ लॉन्ग जो कंपनी है वो उसके प्रोडक्ट अच्छे ही रहे यूजुअली, तो ये भी प्रोडक्ट अच्छा होगा। और वो मिक्सर अच्छा रहा, अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो गेटिंग माय पॉइंट, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का भी अपन ध्यान रखते हैं जब वो डिसीजन मेकिंग या कंपनी की जो स्ट्रेटेजिक मेकिंग होती है तब। अब डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का मतलब ये है कि हम जो इनोवेशन कर रहे हैं, द थ्योरी एक्सप्लेन, जो नए आइडिया है, प्रोडक्ट है, प्रैक्टिस है, पॉपुलेशन पे ओवर ऑफ टाइम स्प्रेड किए जाते हैं। अब इनोवेशन करना क्यों चाहिए? यहाँ पर कुछ क्वेश्चन माइंड के अंदर आते हैं, क्या कंपनी को इनोवेशन करना चाहिए या कंपनी जो ऑलरेडी प्रोडक्ट ला रही है उसी में अगर उसको अच्छी ग्रोथ मिल रही है तो कंपनी को कैरी ऑन करना चाहिए? यकीनन कंपनी को इनोवेशन करना चाहिए, यानी फैलाओ। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर जो अपडेट नहीं होगा ना वो हट जाएगा। लाइक नोकिया 95% मार्केट शेयर लेके बैठा था, कितना? 95% स्मार्टफोन का मार्केट शेयर लेके बैठा था। आज 5% भी मार्केट शेयर उसके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपडेट नहीं किया, उसने एंड्रॉयड पे स्विच नहीं किया, उसने अपने फ़ोन्स को यूज़र फ्रेंडली नहीं बनाया, वो विंडो पे रहा, मार्केट से आउट हो गया। तो आप नोकिया
नोकिया भी है, नोकिया का एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा फ़ोन में भी सोनी कंपनी अपने आप को अपडेट करते हुए आई है ना। कोडेक कंपनी आपको याद होगा, कोडेक कंपनी की रील्स आती थी पहले और फिर उसके थ्रू प्रिंट आउट होता था और वो बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर करके बैठे थे। लेकिन आज कोडेक इतना सक्सेसफुल नहीं है जितना सोनी या निकॉन अपने कैमरा के अंदर है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने इनोवेट किया। तो इनोवेशन इज़ द की फॉर सक्सेस, ये आप कह सकते हो, क्योंकि अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अब रिलेटिव एडवांटेज मिलता है हमको, कॉम्पेटेबिलिटी मिल जाती है। अच्छा, अगर इनोवेट करोगे तो भले मार्केट में वो प्रोडक्ट ज़्यादा सर्वाइव नहीं करे, लेकिन आपको वो प्रोडक्ट अटेंशन जरूर सीख करेगा, तो आपको रिलेटिव एडवांटेज मिल जाता है कि हाँ ये कंपनी कुछ नया करती जा रही है। कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होती है, ट्रायलेबिलिटी होती है और ऑब्जर्व करा जाता है प्रोडक्ट को। ठीक है, अब इनोवेशन को हर जना अडॉप्ट नहीं करता, जैसे कि एल्डर एज वाले तो इनोवेशन ज़्यादा लाइक नहीं करेंगे, जो चल रहा है वो चल रहा है। इवन में भी कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे को ये बोला जाता है कि सर ये सारी सेटअप है, इसको एक बार और चेंज कर देते हैं और ये चीज़ें अपडेट कर देते हैं और ये नया कैमरा अपडेट कर देते हैं। मैंने कहा जो चल रहा है वो चल रहा है, और अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही तो हम उन चीज़ों को नहीं बदलें, हम दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस करें। तो रेजिस्टेंस तो इनोवेशन भी होता है, हम नई चीज़ें अडॉप्ट नहीं करना चाहते। लाइक चैट जीपीटी आया था तो बहुत से लोगों ने मेरे को कहा था, अरे सर नौकरियां चली जाएंगी, अरे सर ऐसा हो जाएगा, अरे सर अब ये नई स्किल सीखनी होगी। जबकि अब आया तो हर जने के मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड है, चैट जीपीटी, वो सर्च कर रहा है, वो चेक कर रहा है। फिर भी जो फिजिकल टीचर है उसकी जगह कोई ना ले पाया है और नहीं ले पाएगा, क्योंकि जो रियल टच है वो कभी भी हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू नहीं मिल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन गॉड नोस कि भविष्य में क्या होने वाला है, तो रेजिस्टेंस टू इनोवेशन रहता ही हमेशा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि किस तरीके के टाइप्स हैं, हम कैसे कैसे लोग मना करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यानी कि उसका जो माइंडसेट है उसके कारण, और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक प्रीफॉर्मा होता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट नहीं कर पाती। लाइक नोकिया में मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा एंटरप्राइज था कि वो तुरंत अडॉप्ट नहीं कर पाए, है ना। वो ऐसी गलती नहीं कि उनके वहां पे मार्केटिंग वालों को दिख नहीं रहा था कि सारा ज्ञान अपने को ही है, कि उनको एंड्रॉइड ले लेना चाहिए था, वो मार्केट से आउट हो रहे। जब उनकी सेल्स गिरी होगी तब उनको भी सोचा होगा, तब उन्होंने भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई होगी, लेकिन रहे होंगे कुछ कारण जो वो हमें बता नहीं पाए। और ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर था वो फुलफिल नहीं हो पाया। अब कॉजेस क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, सोशल हो सकता है, और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस यानी कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम तुरंत चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इनोवेशन उसके अंदर नहीं ला सकते। और इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन करके, साइकोलॉजिकल चेंज करके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से, सपोर्टिंग एक्सरसाइज से, और पीरियडिकली। कभी भी चेंज एक साथ 100% इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, आपको स्टेप बाय स्टेप ही इंप्लीमेंट करना होगा। और ओवरकम की वही स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, अब इनोवेशन की अडॉप्टेशन प्रोसेस क्या है? इनोवेशन के रेसिस्टेंस अपन ने देख लिया, अब इसकी अडॉप्टेशन की प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल है कि चेंज, फ्रीज अनचेंज, चेंज, है ना। तो इसमें अपन देख लेते हैं इनोवेशन की अडॉप्टेशन प्रोसेस। सबसे पहले अपन को नॉलेज लेना है कि कौन सी चीज़ अपन को अडॉप्ट करनी है, कौन कौन से थिंग्स हैं हमारे पास, ऑलरेडी क्या मटेरियल है, और हमको कौन सी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। अब वो स्ट्रेटजी चेंज करनी हो, प्रोडक्ट चेंज करना हो, स्ट्रक्चर चेंज करना हो, हमको पहले करंट का नॉलेज होना चाहिए। फिर पर्यूशन का मतलब क्या है? हम हमारे एटीट्यूड में चेंज करते हैं और ये चेक करते हैं कि इस इनोवेशन आने से हमारे में क्या फेवरेबल रहेगा और क्या अनफेवरेबल रहेगा। कौन सी चीज़ें पहले ऐसी होती थी, कौन सी चीज़ें अब ऐसी होने लगी कि ये प्रोडक्ट अब ऐसे सेल हो रहा है, इसमें मैंने 4 नए फीचर जोड़ दिए, तो कौन सा मेरे को बैक सपोर्ट देना होगा जो अभी नहीं दे रहा हूं, या अभी जो बैक सपोर्ट दे रहा हूं वो नहीं देना होगा। नेक्स्ट हम डिसीजन ले लेंगे। बहुत ही सिंपल सी थिंग है। डिसीजन लेने के बाद कि हाँ ये वाला इनोवेशन करना है, ये वाले नए प्रोडक्ट लाने, फिर हम इंप्लीमेंटेशन दे देंगे, यानी कि चेंज, इनोवेशन, इंप्लीमेंट हो जाएगा, और फिर इसकी कंफर्मेशन। अगर ये 5 स्टेप भी याद ना हो तो आप सिंपल से स्टेजेस याद कर सकते हो। पहले तो अनफ्रीज, फिर चेंज, और फिर लास्ट में फ्रीज।
ये 3 स्टेप याद हो जाएगी तो इनोवेशन और चेंज मैनेजमेंट भी आ जाता है इसमें, इनोवेशन मैनेजमेंट भी आ जाता है। अनफ्रीज यानी कि जो ऑलरेडी हमारे पास रूल्स रेगुलेशन प्रोडक्ट बिहेवियर और या कह सकते हो जो प्रोटोकॉल चल रहा था उसको हमने अनफ्रीज करा, फिर हमने जो चेंज था जो इनोवेशन था इंप्लीमेंट करा और फिर से वो फ्रीज कर दिया कि अब इसको फिर चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर है? बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सी यूनिट है, अपन ने डिटेल में सारी चीज़ें देख ली। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए अगली यूनिट पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।